समीर सर और मधु सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले समीर सर, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। उम्मीद करते हैं कि आप तन मन और धन तीनों से नए साल को भरपूर एंजॉय करें, अपने लिए भी और अपने निवेशकों के लिए भी। सर बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी वेल्थ बनाएं सर। नहीं, थैंक यू वेरी मच जी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड मधु माय फ्रेंड। एंड आप मधु ऐसे ना बोले कि इंडिया में पकड़ है, उसकी भी ग्लोबल पकड़ है। इंडिया में हमारी पकड़ है मधु सर सारे पे। व्यूअर्स को भी इंडिया में हमारी पकड़ मधु सर पे, आप पे कम है सर। आप क्योंकि सिंगापुर में होते तो कम पकड़ में आते, मधु सर को हम जल्दी से पकड़ पाते। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और आपके दर्शकों को भी हैप्पी न्यू ईयर। जी सर, बिल्कुल। मधु सर, आपको भी बहुत हैप्पी न्यू ईयर अनिल भाई, हैप्पी न्यू ईयर समीर भाई, और आपके सारे दर्शकों को जो आपको इतना चाहते हैं उनको भी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल सर। और हर साल हम इस खास शो का इंतज़ार करते हैं कि कब आपसे मुलाकात हो और बाज़ार के बारे में कुछ बढ़िया बातें और बढ़िया समझे भी। सर, समीर सर, शुरुआत करना चाहता हूँ आपसे। साल तो 2024 का बहुत अच्छा गया। जब शुरुआत हो रही थी सब डर था थोड़ा, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, मुश्किल रहेगा, लेकिन पैसा तो भर के बना। आखिर में आते आते थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ा है, तो ये टेम्परेरी फेज है या थोड़ा लंबा चलने वाला है सर? 2025 में भी आगे बढ़ेगा या मूड ठीक हो जाएगा? लेकिन अगर आप अनिल लास्ट 3 महीने का देखें और आई थिंक मार्केट 10-11% गिर गई, तो ऐसे कंटिन्यू करना तो मुझे लगता है गलत है। लेकिन 24 के जो ओवरऑल रिटर्न्स बने वो भी बड़े हाई थे, इसलिए मुझे लगता है कि नॉर्मली आपको कहना चाहिए कि लास्ट ईयर जो भी कहें, एंड में निफ्टी NSE 500 इंडेक्स बढ़ा 15% और जो निफ्टी इंडेक्स बढ़ा करीब 9%। और 9% तो लॉन्गर टर्म एवरेज से बहुत लो है, और 15% जो 500 इंडेक्स का रिटर्न है वो इन लाइन विद हिस्ट्री है। बट क्योंकि रिजल्ट थोड़े खराब आए लास्ट क्वार्टर में, जाते जाते तो एक आध क्वार्टर और निकल जाए, अगर आप रीजनेबल एक्सपेक्टेशन जो मेरे हिसाब से 10-12-15% इंडेक्स लेवल पे करें, तो वो इतना ऑफ नहीं है। पिछले 2 सालों के रिटर्न से तो बहुत कम होगा। लेकिन ओवरऑल फिर भी आपको इक्विटी में कई कई सालों में अगर रीजनेबल रिटर्न भी मिल जाए जो बाकी ऑल्टरनेटिव से अच्छा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ठीक है। तो 2025 में पैसे तो बन जाएंगे, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा मधु सर। लेकिन उससे पहले, क्योंकि 2024 में एक वो कुश्ती का माहौल था। एक तरफ हमारे लोकल इन्वेस्टर्स, चाहे वो डायरेक्टली पैसा लगाएं या म्यूचुअल फंड के जरिए, दूसरी तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो बेचकर निकले भी हैं। जो पैसा SIP से आ रहा है 25-25 हज़ार करोड़ का, कई लोग बोलते हैं कि अब ये रिटेल आखिर में आता है, फिर इतना पैसा डालता है और फिर वहीं पे टॉप बनता है। क्या कहीं आपको यूफोरिया बबल इस तरह की सिचुएशन दिखती है रिटेल के पैसे को लेकर? अनिल भाई, पहला ना बाजार में बहुत ज़्यादा कंसर्न है इन सब बातों को लेके। जी जी। तो इस बारी आपको मिलने के पहले मैंने थोड़ा एक्चुअल डेटा देखा। ओके। राइट, तो आपको मेरा ओपिनियन तो इररिलेवेंट है, बट डेटा इज मोर रिलेवेंट। राइट, इफ यू गो इन 2019 जी, SIP इनफ्लोज एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप 0.6% होता था। ओके। 2024 में भी वो 0.6% ही है। सेम? हाँ, सेम है। अच्छा, परसेंटेज से देखें तो एज अ वही उसी से देखना पड़ेगा ना अनिल भाई। मैं बोलूंगा कि अगर सपोजिंग SIP का इनफ्लो 7,000 का 25,000 करोड़ हो गया, अरे भाई GDP भी बढ़ गई, मार्केट कैप भी बढ़ गया, लोग भी ज्यादा आ गए, पैसा तो ज्यादा आएगा ना। पॉइंट है सर। तो पहला पॉइंट ये है, एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ऑब्वियसली वो 0.65 हुआ करता था, जो 0.65 का 0.85 हो गया है। सो ये सी दीज नंबर्स आर बिग, ये बड़े नंबर है अनिल भाई। पर ऐसा कोई जो पब्लिक को लग रहा है ना, बाप रे ऐसा यूफोरिया हो गया, पूरे हिंदुस्तान का पूरा पैसा सिर्फ इक्विटी में आ रहा है, वो मुझे कहीं दिखता नहीं है। ये मुझे कहीं दिखता है। दूसरा जो पॉइंट है दैट ये जो रिटेल इन्वेस्टर है, इक्विटी इंडिया में कभी एसेट क्लास था ही नहीं। सही बात। अगर मैं प्री कोविड देखूं तो टोटल डीमैट अकाउंट सिर्फ 3.5 करोड़ थे। राइट। वो 3.5 करोड़ के 18.2 करोड़ हुए डीमैट अकाउंट। इंडिविजुअल इन्वेस्टर लेस देन 2 करोड़ थे, जो 2 करोड़ के अभी 11 करोड़ इंडिविजुअल यूनिक डीमैट अकाउंट हुए। जी। तो अनिल भाई, ये तो अगर अमेरिका की हिस्ट्री में भी जाके देखेंगे तो कभी तो उनकी लाइफ में भी ऐसा इवेंट हुआ होगा कि कोई एक एसेट क्लास एक्सेप्टेड एसेट क्लास हो जाता है।
पर चूंकि हम लोगों को 25-25, 30 साल का अनुभव है और हम उस अनुभव को वो 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, उससे रिलेट कर रहे हैं ना, इसके लिए ये नंबर थोड़े ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहे हैं। बट ये ऐसा मतलब ऑब्वियसली दीज आर बिग नंबर्स, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट, पर अनिल भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा यूफोरिया हो गया और इसके कारण बहुत ज्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत है। और तीसरा पॉइंट मैं बोलूंगा ना, इतना ज्यादा बात की हो है रिटेल इन्वेस्टर की वजह से, kudos to retail investor, they have been the smartest investor in India today। यस और सबसे ज्यादा पैसा एक्चुअल रिटेल वालों ने ही कमाया है इस बार। हाँ, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जी, 2 जी, रुपए में कोई सूद लोन किसी के घर में ही नहीं था, कोई FI स्मार्ट HNI के घर पे, Correct। वो कंपनी रिटेल इन्वेस्टर के पास ही थी। तो पैसा एक्चुअल रिटेल वालों ने कमाया और इसीलिए रिटेल वाले वापस आ रहे हैं। और इस बार टिके भी रहे कि हाँ, भाई, हाँ। ठीक है, एब्सोल्युटली। आप देखें ना, अक्टूबर में जब सबसे ज्यादा एफआईज बेचे थे, सबसे बड़ी SIP और फ्लोज बढ़ के आए। ऑब्वियसली वी नीड टू मॉनिटर दिस, पर ऐसा कोई यूफोरिया नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। चलो, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि रिटेल की तरफ से अगर आपको लगता है कि बहुत यूफोरिया, लेकिन हाँ, एफआईज की तरफ से जो थोड़ा सा मूड बदला या बिगड़ा है, उस पर एक बार जरा समीर सर से पूछना चाहता हूँ। समीर सर, क्या लगता है 2025 में एफआईज लौटेंगे फिर से भारत में? सो जी, बिफोर दैट, जो कि अब हम म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी हैं, यूफोरिया इसलिए नहीं है कि आप कुछ भी रीजन दें कि चाहे सप्लाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर आप एक्चुअल रिटर्न देखें मार्केट के 3 साल 5 साल, वो नॉर्मल जो 15 साल के रिटर्न थे वही हैं एनुअलाइज्ड। मतलब 5 साल में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, 3-4% ज्यादा, तो आपको आउटकम से ही पता लग रहा है कि यूफोरिया नहीं है। चाहे वो यूफोरिया मैच आउट हो गया कि सप्लाई ज्यादा हो गई, जो भी हो गया, बट मार्केट कोई आउट ऑफ लाइन नहीं गई क्योंकि ज्यादा लोग थे। और सेकंड थिंग इज, ये जो हम SIP देखते हैं उसमें नेट SIP इतना नहीं होता, ये आप देखते हैं ग्रॉस SIP, और कई लोग SIP कैंसिल करते हैं, वो करते हैं, वो डेटा अलग से भी आता है, लेकिन एक्चुअली कोई मेरे हिसाब से बहुत यूफोरिया नहीं है। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से देखें, सो फॉरेन इन्वेस्टर ने इस साल में जो सेलिंग की है सेकेंडरी मार्केट में, मतलब 24 में, लास्ट ईयर, उससे अबाउट इक्वल उन्होंने QIPs और IPOs में खरीदा है। तो मैं उसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ, ऑफ कोर्स नेट पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बल्कि जीरो ही है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अपना पोर्टफोलियो थोड़ा चेंज कर रहा है, क्योंकि पहले उसके पास स्टॉक्स थे ये बड़ी बड़ी कंज्यूमर कंपनीज एंड फाइनेंशियल कंपनीज एंड मे बी IT कंपनीज, और जो नई कंपनियां लिस्ट हुई हैं वो थोड़ी कोई न्यू एज की हैं या कोई नई चीजें कर रही हैं, या वो अपने आप को लार्ज कैप से मिड कैप थोड़ा सा 5-10% अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट करना चाहते हैं, और वो उनको मौका खाली IPOs और QIP में होता है। तो ओवरऑल FIIs का 24 में नेगेटिव नंबर नहीं था, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है प्लस माइनस, जो लास्ट 2-3 दिन में हुआ होगा, बट जनरली FIIs ने 4 साल में खाली नेगेटिव रहे हैं इंडिया में लास्ट 25 सालों में। लेकिन क्या है कि 2018 के बाद जब से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगा ज्यादा कि भाई मॉरिशियस और सिंगापुर ट्रीटी चली गई है, तो इंडिया के रिटर्न्स थोड़े से लेस अट्रैक्टिव हो गए हैं। अगर आप पोस्ट टैक्स बेसिस पे देखें, उसकी कॉस्ट तो इंडिया दे रहा है और देगा, लेकिन उसके बाद भी FIs का इंटरेस्ट इज क्वाइट हाई। हमें भी अभी एक बड़ा सेपरेट अकाउंट मिला अक्टूबर 1 से, तो ये पैसे FIs ही दे रहे हैं और टैक्स बढ़ाने के बाद भी दे रहे हैं। बट जनरली मुझे नहीं लगता कि FIs को आपको ऐसे लेना चाहिए कि